हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसका नेम है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। मींस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर एंड सबमिट करने पड़ते हैं। किसको? आरओसी को सबमिट करेंगे। दीज डॉक्यूमेंट इंश्योर दैट द कंपनी इज़ लीगली फॉर्म्ड। ये डॉक्यूमेंट से हमें पता चलेगा कि जो कंपनी है वो लीगली फॉर्म्ड है एंड कंप्लाई कर रही है सभी प्रोविजंस को जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको सबमिट करने पड़ते हैं आरओसी को। ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये हम सभी को पता है। अब ये डिफाइन क्या करता है? ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड एंड डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, उसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। उसमें सारे ऑपरेशंस लिखे होते हैं कि कंपनी क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, वो सब कुछ लिखा होता है। उससे बाहर आप चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे भी यही बोल रहा है, अ कंपनी कैन नॉट लीगली अंडरटेक एनी एक्टिविटी दैट इज़ नॉट मेंशन इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो, जो मेमोरेंडम में लिखा है ना, आपको वही करना है, उसी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है, उससे बाहर कुछ काम नहीं करना है आपको। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनल फ्रेम्ड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि तो फिर क्या मेमोरेंडम कभी ऑल्टर नहीं हो सकता? हो सकता है, बट उसके एक अलग से प्रोविजंस होते हैं, उनको कंप्लाई करने के बाद ही आप उसे ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव आपने लिखा है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नाउ अब हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ क्लॉजेस। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझ लिया है, अब उसके अंदर कुछ 5-6 क्लॉजेस हैं जो हमें देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट क्लॉज हमारा आता है नेम क्लॉज। ये बहुत ही सिंपल सी और बेसिक सी बात बोलता है, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। बोलता है दीज क्लॉजेस कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी विद विच इट विल बी नोन। द नेम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। जो भी आपने नेम के लिए अप्लाई किया होगा वो आरओसी से अप्रूव्ड होना चाहिए एंड शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू सिमिलर टू द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, आपकी जो कंपनी का नेम है वो किसी भी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ इतनी ही बात बोलता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। देखो, अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होता है? इस क्लॉज में आप आरओसी को बता रहे हो कि भाई मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इस स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, This clause specify the name of the state in which the registered office of the company is proposed to be situated. हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, तो आपको बताना है आरओसी को कि भाई मेरा इस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। आगे क्या बोल रहा है? द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखो, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही होती है उस टाइम पे आपको एड्रेस देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? बट इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द रजिस्टर विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके 30 डेज़ के अंदर आपको आरओसी को बता देना है कि मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इस स्टेट में सिचुएटेड है और इसका ये प्रॉपर एड्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट क्या डिफाइन करता है? पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को, फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से कंपनी को बनाया गया है। द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन दिस क्लॉज। ठीक है, हाउएवर एनी एक्ट विच इज़ एसेंशियल एंड इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड वैलिड इवन इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिट मेंशन्ड। अब ये क्या कह रहा है? देखो, अब इसको बहुत ध्यान से समझना। ये बोल रहा है, देखो, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, उसको वर्ड टू वर्ड तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखी गई है लेकिन फिर भी वो वैलिड है। अब ऐसी कौन सी बातें हैं? वो देखो, एक कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद उसे सेल करती है। अब कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि भाई हम कार बनाते हैं और फिर उसे सेल कर देते हैं। ठीक है, अब
अगर मैं कहूँ, अब कंपनी क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है कार की, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वर्कर्स को हायर कर रही है, ठीक है। तो अब ये बात ना कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो वर्कर्स हैं उनको हायर करना है, लेकिन क्या ये बात रिलेट कर रही है आपके ऑब्जेक्टिव में? मतलब इसकी वजह से अगर अगर आप कार बेच रहे हो, ठीक है, कार को सेल करने के एडवर्टाइजमेंट तो देनी पड़ेगी ना, उसके बिना तो कुछ होने ही नहीं वाला, उसके बिना कार ही नहीं सेल होगी आपकी। तो ऐसे क्लॉजेस, ऐसी चीज़ों को वैलिड माना गया है। हाँ, ये नहीं लिखी गई है मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्टिव में, लेकिन फिर भी ये वैलिड है, ठीक है। अब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी क्लॉज क्या कहता है? इसका मतलब होता है कि मेंबर्स की पर्सनल लाइबिलिटी की लिमिट कितनी है, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लॉस में चले जाती है तो हर एक मेंबर की कितनी लाइबिलिटी आएगी, उनको कितनी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो देखो, जितना उसने शेयर खरीदा है ना, जिस मेंबर के पास जितना कंपनी का शेयर है उतने के लिए ही वो लाइबल होता है लाइबिलिटी पे करने के लिए, ठीक है। दिस क्लॉज लिमिट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। In this case of the company limited by share, the liability of members limited to the unpaid amount on the shares held by them. This means that members are not personally liable beyond their shareholding, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिफ्थ और लास्ट क्लॉज हमारा आता है कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज क्या कहता है? कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकती है और ये पैसे शेयर्स के थ्रू कैसे डिवाइड होंगे, ठीक है। और कैपिटल क्लॉज को हम ऑथराइज कैपिटल क्लॉज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ये, इसको हम ऑथराइज कैपिटल क्लॉज भी कह सकते हैं। अगर सिंपली मैं कहूँ तो ये कंपनी कहती है कि भाई मैं मैक्सिमम कितने पैसे तक के शेयर्स इशू कर सकती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है तो उस लिमिट से ज़्यादा वो 6 लाख के शेयर्स को इशू करके पैसे रेज नहीं कर सकती, ठीक है। वो सिर्फ 5 लाख तक ही कर सकते हैं इशू, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए राधे राधे।